जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि क्यों यहाँ के साउथ पोल पर आज तक किसी दूसरे देश ने अपने यान को नहीं उतारा है। साथ ही अपोलो यान को चांद पर पहुँचने में सिर्फ 3 दिनों का वक्त लगा था, पर भारत के द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 को 40 दिनों का वक्त क्यों लगा? दोस्तों, ये वो दिन था जिसे हम 23 अगस्त 2023 के नाम से युगों युगों तक याद रखेंगे। इस यादगार पल ने कई ऐसे सवालों को जन्म दिया है जिसे जानना आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। 1959 में जब सोवियत यूनियन के लूना 2 स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर पहली लैंडिंग की, तो एक के बाद एक करके कई बड़े मुल्कों ने चांद पर जाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अभी तक लगभग 12 देशों ने कुल 138 मून मिशन लॉन्च किए हैं। इतने सारे मून मिशन होने के बाद भी भारत ने आखिर ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया भारत की तारीफें करती दिख रही है? तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बेशक चांद पर पहुंचने के अनगिनत मिशन हो चुके हैं, पर भारत ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करके ये असंभव सा दिखने वाला कारनामा कर दिखाया, क्योंकि चांद का साउथ पोल यानी चांद का निचला हिस्सा बहुत ही भयानक गड्ढों व पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों से भरा पड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद का तापमान धरती के तापमान की तरह बिल्कुल नहीं है। यहाँ के तापमान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चांद के ऊपर जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ती है, वहाँ का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, जबकि जहाँ रोशनी नहीं पड़ती वहाँ का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस का होता है। 7 सितंबर 2019 को जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर साउथ पोल पर लैंड करने के लिए ऑर्बिटर से अलग हो रहा था, उसी वक्त इसमें कुछ खराबी नोटिस की गई थी। वैज्ञानिक कुछ समझ पाते कि अचानक से चांद के सरफेस से लगभग 2100 मीटर की दूरी पर इसरो से लैंडर का संपर्क हट गया। संपर्क टूटते ही विक्रम लैंडर चांद के सरफेस से जा टकराया और टूट गया। चंद्रयान 2 के टूटने की सही जानकारी अभी तक इसरो को नहीं हो पाई है कि आखिर क्या वजह रही। उधर 28 अगस्त 2023 को रशियन लूना 25 ने भी चांद के साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से लूना 25 का भी संपर्क टूट गया। अब सवाल ये उठता है कि जब साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कराना इतना ज़्यादा कठिन है, तो बार बार इस तरह की गलती को क्यों दोहराया जाता है? देखिए दोस्तों, भविष्य में स्पेस के क्षेत्र में ऐसी असीम संभावनाएं हैं जो मानव को ज़्यादा जानने की उत्सुकता को बढ़ाती रहती है और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिशों में दिन प्रतिदिन आने वाली चुनौतियों को समझने में मदद करती है। इसी उत्सुकता के कारण ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक कठिन कार्यों को ज़्यादा बेहतर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। यहाँ एक बात हमेशा गौर करने वाली है, किसी भी स्पेस मिशन के लिए लॉन्च पैड से रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण नियम के विरुद्ध ऊपर की ओर ढकेलना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए वैज्ञानिक रॉकेट के साथ बूस्टर का उपयोग करते हैं, जो रॉकेट को आगे धकेलने में मदद करता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि रॉकेट को सिर्फ स्टार्ट करने में लगभग 5000 केजी फ्यूल की ज़रूरत होती है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जब तक रॉकेट धरती के वातावरण से नहीं निकल जाता, उसे कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिक ने एक तरकीब खोज निकाली। उनका मानना था कि क्यों ना चांद पर ही एक बेस बनाई जाए, क्योंकि चांद पर ग्रेविटी ना होने के बराबर है। इसलिए यदि स्पेस मिशन यहाँ से शुरू करी जाए तो एनर्जी की बहुत ही कम जरूरत महसूस होगी। पर सवाल ये उठता है कि कम ही सही, पर रॉकेट को लॉन्च करने के लिए फ्यूल कहाँ से आएगा? नासा के वैज्ञानिकों का मानना है चांद के साउथ पोल पर वाटर आइस होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करके रॉकेट के लिए फ्यूल का इंतजाम किया जा सकता है। साथ ही चांद के बेस पर पीने के लिए पानी का भी इंतजाम यहाँ से हो सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का मानना है
कि यहाँ हीलियम 3 के होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हो जाता है तो ये हीलियम न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बहुत बड़ी खोज साबित हो सकती है, जिसका इस्तेमाल एनर्जी बनाने के लिए किया जा सकता है। इन्हीं संभावनाओं के कारण ही सारे पावरफुल देश चांद पर जाना चाहते हैं। इसी क्रम में भारत ने दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है और चांद के साउथ पोल में अपने विमान को सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर ये कारनामा कर दिखाया। आपको ये जानकर हैरत होगी, जहां रसिया ने इस प्रोजेक्ट में 1640 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च करने के बाद भी अपने विमान को सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा पाई, जबकि हमारे प्यारे भारत ने अपने चंद्रयान 3 को मात्र 615 करोड़ रुपए की लागत से चंद्रमा के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर इतिहास रच दी। चंद्रयान 3 की खासियत और डिजाइन की बात की जाए तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है प्रबलंजन मॉड्यूल, जो लैंडर और रोवर को चांद के ऑर्बिट तक लेकर गया है। दूसरा है विक्रम लैंडर, जिसको इंडियन स्पेस प्रोग्राम के पितामह विक्रम साराभाई के नाम पर बनाया गया है। इस लैंडर में 4 टांगे और 4 लैंडिंग थ्रस्टर लगे हुए हैं, जो धरती पर 324 केजी जबकि चांद पर 2000 केजी तक का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मली जब स्पेस क्राफ्ट को चांद या मार्स पर लैंड कराना होता है तो इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका इम्पैक्ट लैंडिंग, जिसमें स्पीड को पैराशूट के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, पर यह तरीका उतना कारगर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह तरीका इसरो ने चंद्रयान 1 के समय इस्तेमाल किया था। हार्ड लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 1 के कुछ सेंसर्स पर बुरा असर हुआ था। फिर भी चंद्रयान 1 का 312 दिनों तक इसरो से संपर्क रहने के बाद इसका संपर्क टूट गया था। दूसरा तरीका होता है चांद को सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाए। इस तरीके में लैंडर चांद के सरफेस के करीब पहुंचकर अपने थ्रस्टर को ऑन कर देता है। ये थ्रस्टर लैंडर की स्पीड को ही कम नहीं करता, बल्कि ये अपने आप को हर दिशाओं में घुमाकर अपने लैंड करने की जगह बहुत ही सावधानी पूर्वक लेकर चला जाता है। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 में उन सारी कमियों को खत्म कर दिया गया था जो उस वक्त सॉफ्ट लैंडिंग में दिक्कत पैदा कर रही थी। चंद्रयान 3 के सबसे बड़ी खासियत की बात की जाए तो इसमें वेरिएबल थ्रस्ट इंजन लगाई गई थी, जिसका काम लैंडिंग के वक्त खुद को कंट्रोल करने का होता है। इसके अलावा चंद्रयान 3 में लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर भी लगाए गए हैं, जिसका काम 3 दिशाओं से लैंडर की सही पोजीशन की गणना करना है। इसरो ने इस यात्रा को बेहतर से और बेहतर करने के लिए इसके अंदर 26 किलो का एक रोबोटिक रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान है, को भी रखा है। अब इस रोबोट का काम चांद के अलग अलग जगहों पर जाकर वहां की मिट्टी व कई अन्य चीजों का एक्सपेरिमेंट भी करना है। अगर अभी तक के आंकड़ों को देखा जाए और इसरो के इस परीक्षण में सब कुछ ठीक बैठता है तो वह वक्त दूर नहीं जब साउथ पोल पर लैंड करके बेहतर आंकड़ों को एकत्रित करने वाला हमारा प्यारा देश भारत का नाम और भी रोशन हो जाएगा। लॉन्च की बात की जाए तो चंद्रयान 3 को रॉकेट के जरिए 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। पहले 14 जुलाई से 1 अगस्त तक ये धरती की कक्षा में घूमता रहा, जैसा कि आप इस 3D पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार धरती की कक्षा से निकलकर चंद्रयान चांद की कक्षा में चांद का चक्कर लगाने लगा। फिर धीरे धीरे चंद्रयान चांद के करीब और करीब आता चला गया। 17 अगस्त को विक्रम लैंडर प्रबलंजन मॉड्यूल से अलग होकर चांद के और करीब आ गया। 23 अगस्त को जब यह दूरी मात्र 30 किलोमीटर की हो गई तो थ्रस्टर ऑन करके यान की गति को कम करना शुरू कर दिया गया। जब आखिरी के 150 मीटर रह गए तो विक्रम लैंडर फाइनली 6:02 पर चांद पर सक्सेसफुली लैंड करके एक नया इतिहास रच दिया। पर सवाल अब भी वही है कि जब अपोलो 11 3 दिनों में चांद पर पहुंच गया तो चंद्रयान 3 को 40 दिनों का लंबा वक्त क्यों लगा? ऐसा नहीं कि चंद्रयान 3 ये सफर 3 दिनों में नहीं कर सकता था, पर इस यान को बिना किसी मानव के भेजा गया था, जबकि अपोलो 11 में कई वैज्ञानिक भी साथ भेजे गए थे, जिन्हें सही सलामत चांद तक लेकर जाना और सही सलामत उन्हें वापस धरती पर लाना सबसे ज्यादा जरूरी था।
इसलिए अपोलो 11 को इस तरह डिजाइन किया गया था ताकि कम समय में यह यान अपनी पूरी क्षमता के साथ चांद तक पहुंच जाए, जबकि दूसरी तरफ चंद्रयान 3 में कोई इंसान मौजूद नहीं थे, बल्कि यह एक रिसर्च मिशन है जिसका मकसद जल्दी पहुंचना नहीं, बल्कि इसका मकसद सफलतापूर्वक पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ों को जुटाना है। चंद्रयान 3 तो लैंड कर चुकी है, पर एक सवाल अब भी चारों ओर पूछे जा रहे हैं। लोगों का कहना है जब चांद पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का क्या होगा, क्योंकि ये सोलर एनर्जी के द्वारा ही ऑपरेट की जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, चांद के साउथ पोल पर 14 दिनों तक रोशनी होती है, अगले 14 दिनों तक घंघोर अंधेरा होता है। ऐसी स्थिति में विक्रम लैंडर को अपनी बैटरी पावर को बचाकर रखना बहुत ज़रूरी होगा। रही बात इस मिशन की, ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस मिशन पर गए विक्रम लैंडर व प्रज्ञान रोवर में कोई खराबी न आए और इसरो को वो सारी जानकारियां उपलब्ध कराता रहे जिसके लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। लेकिन एक बात तो तय है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर लौटकर धरती पर कभी नहीं आएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको खूब पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।